नमस्कार बच्चों, वेलकम टू क्लासेस बाय मेहता सर। हम पढ़ रहे हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स। पिछली क्लास में हमने मसल कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म या फिजियोलॉजी पढ़ी थी। आज हम डिपोलराइजिंग और नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकिंग एजेंट्स का कंपैरिजन पढ़ेंगे। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को सोडियम चैनल्स के बारे में बताया था। एक बार हम फिर से एक शॉर्ट रिव्यू कर लेते हैं इनका। ये सिंप्लीफाइड डायग्राम है सोडियम चैनल्स का, जिसमें आप देख सकते हो कि इसमें दो गेट होते हैं, एक वोल्टेज गेट या वोल्टेज डिपेंडेंट गेट, दूसरा टाइम गेट या टाइम डिपेंडेंट गेट। ये रिपोलराइज स्टेट है जिसमें टाइम डिपेंडेंट गेट ओपन होता है और वोल्टेज डिपेंडेंट गेट क्लोज होता है। दूसरी स्टेट डिपोलराइज स्टेट है जिसमें दोनों गेट ओपन होते हैं और सोडियम का इन्फ्लक्स हो जाता है। तीसरी स्टेट इनएक्टिवेटेड स्टेट है जिसमें टाइम डिपेंडेंट गेट क्लोज है और वोल्टेज डिपेंडेंट गेट ओपन हो जाता है। टाइम डिपेंडेंट गेट टाइम पर डिपेंड करता है, ये डिपोलराइजिंग या नॉन डिपोलराइजिंग स्टेट पर डिपेंड नहीं करता। ये 15 मिली सेकेंड के बाद अपने आप क्लोज हो जाता है। पिछली क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं डिपोलराइजिंग और नॉन डिपोलराइजिंग मसल ब्लॉकिंग एजेंट्स पे। डिपोलराइजिंग मसल ब्लॉकिंग एजेंट का एक ही एग्जाम्पल है सक्सिनिल कोलिन, इसका दूसरा नाम सक्सामिथोनियम भी है। नॉन डिपोलराइजिंग को हम क्लासीफाई करते हैं इसके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के बेसिस पे, से शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग का एग्जांपल है मेवाक्यूरियम, इंटरमीडिएट एक्टिंग का एग्जांपल है एट्राक्यूरियम एंड विक्यूरियम, जो कि मैक्सिमम यूज़ किए जाते हैं। लॉन्ग एक्टिंग का एग्जांपल है पैनक्यूरोनियम। अब सक्सिनिल कोलिन की बात करते हैं। सक्सिनिल कोलिन दो एसिटिल कोलिन मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है। इट मीन्स ये एसिटिल कोलिन से बहुत क्लोजली रिजेंबल करता है। जैसे कि आप पढ़ चुके हो कि एसिटिल कोलिन निकोटिनिक रिसेप्टर के दोनों अल्फा सब यूनिट्स को ब्लॉक करता है और उसमें कन्फर्मेशनल चेंज होने की वजह से निकोटिनिक रिसेप्टर ओपन हो जाता है। ठीक वैसे ही सक्सिनिल कोलिन दोनों अल्फा सब यूनिट्स को ब्लॉक करता है और एसिटिल कोलिन की ही तरह उसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं और ये रिसेप्टर ओपन हो जाता है। रिसेप्टर ओपन होने के बाद सोडियम और कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है और पोटेशियम सेल से बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में चला जाता है। एसिटिल कोलिनेस्टेज एंजाइम के द्वारा हाइड्रोलाइज कर दिया जाता है और ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हो जाता है, जिसकी वजह से सेल्स रिपोलराइज हो जाती है और रीसेट होके दोबारा एक्टिवेटेड होने की स्टेट में आ जाती है। जबकि सक्सिनिल कोलिन के साथ ऐसा नहीं है। सक्सिनिल कोलिन रिसेप्टर को देर तक ऑक्यूपाई करता है और एसिटिल कोलिनेस्टेज एंजाइम इसको हाइड्रोलाइज नहीं कर पाता। इस कंडीशन में इनिशियल डिपोलराइजेशन के बाद टाइम डिपेंडेंट गेट बंद हो जाता है और सेल इनएक्टिवेटेड स्टेट में आ जाती है। इनएक्टिवेटेड स्टेट में आने के बाद ये रिपोलराइज नहीं हो पाती क्योंकि सक्सिनिल कोलिन की मेटाबॉलिज्म एसिटिल कोलिनेस्टेज एंजाइम के द्वारा नहीं होती और ये रिसेप्टर को एक लंबे टाइम तक ऑक्यूपाई करता है। I mean 2 से 10 मिनट के आसपास ये इसको ऑक्यूपाई करता है। जब सक्सिनिल कोलिन रिसेप्टर को ऑक्यूपाई करता है, हाइड्रोलाइज नहीं हो पाता, सेल रिपोलराइज स्टेट में नहीं आ पाती, तो इस कंडीशन को फेज 1 ब्लॉक कहते हैं। सर्टेन क्लिनिकल और एबनॉर्मल कंडीशंस के वजह से ये एक्टिवेशन और ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाता है
और उस प्रोलॉन्ग्ड एक्टिवेशन की वजह से जो स्टेट डेवलप होती है उसको फेज़ 2 ब्लॉक कहते हैं। फेज़ 1 और फेज़ 2 ब्लॉक हम डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट की जब डिटेल में स्टडी करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं NDMR, नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट की। ये भी निकोटिनिक रिसेप्टर को के अल्फा सब यूनिट को ब्लॉक करते हैं, पर जैसे सक्सिनिल कोलिन दोनों अल्फा सब यूनिट्स को ब्लॉक करता है, ये एक ही अल्फा सब यूनिट को ब्लॉक करता है और दूसरी अल्फा सब यूनिट को हाइड कर लेता है। जब तक दोनों अल्फा सब यूनिट ऑक्यूपाई नहीं होंगी, रिसेप्टर ओपन नहीं होगा। क्योंकि एक अल्फा सब यूनिट ऑक्यूपाई हो जाती है तो रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंजेस नहीं होते, इससे रिसेप्टर वैसे का वैसे ही क्लोज बना रहता है। सक्सिनिल कोलिन का एक्शन एसिटिल कोलिन के एक्शन को मिमिक करता है, यानी ये उसके एगोनिस्ट की तरह एक्ट करता है, जबकि NDMR उसके कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट की तरह एक्ट करता है। पहले केस में इनिशियल डिपोलराइजेशन के बाद प्रोलॉन्ग डिपोलराइजेशन होता है, जिसकी वजह से मसल फ्लैसिड या रिलैक्स हो जाती है। NDMR के केस में डिपोलराइजेशन होता ही नहीं है, निकोटिनिक चैनल ओपन ही नहीं होता और मसल रिलैक्स हो जाती है। अब हम दूसरी दो और कंडीशंस की बात करते हैं जो हमने पिछले क्लास में भी इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। अब ये कंडीशन थी ईटन लैम्बर्ट सिंड्रोम। इससे मिलती जुलती कंडीशन होती है मसल डीनर्वेशन इंजरीज। मसल डीनर्वेशन इंजरीज दो तरह से हो सकती हैं, एक ट्रॉमा से और एक बर्न से। दोनों ही कंडीशन में एसिटिल कोलिन का लेवल कम हो जाता है और जिसकी वजह से पोस्ट साइनेप्टिक निकोटिनिक रिसेप्टर्स का अपग्रेडेशन होता है। अपग्रेडेशन इस अपग्रेडेशन की वजह से मेच्योर और इमेच्योर आइसोफॉर्म ऑफ रिसेप्टर्स डेवलप होते हैं। ये आप एक तस्वीर देख सकते हो। ये मसल एंड प्लेट है, ये मसल फाइबर है, ये पेरीजंक्शनल मसल मेम्ब्रेन है जहाँ पर जंक्शनल रिसेप्टर्स डेवलप होते हैं और एक्स्ट्रा जंक्शनल रिसेप्टर्स मसल में और कहीं पर भी डेवलप हो सकते हैं, मसल के बाहर, मसल मेम्ब्रेन के अंदर, आउटसाइड और इनसाइड मसल मेम्ब्रेन। पेरीजंक्शनल रिसेप्टर्स के बारे में मैंने बताया था कि ये इमेच्योर आइसोफॉर्म होते हैं जिसमें एप्सिलॉन सब यूनिट को गामा सब यूनिट रिप्लेस कर देती है। चूँकि एक्स्ट्रा जंक्शनल रिसेप्टर्स मसल्स में काफ़ी सारी पार्ट्स में डेवलप हो जाते हैं और इनका नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इस पर जब भी सक्सिनिल कोलिन या डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट का एक्शन होता है तो आप देखोगे कि जंक्शनल रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई करता है। क्योंकि एक्स्ट्रा जंक्शनल रिसेप्टर्स पर भी दो अल्फा सब यूनिट होती हैं तो वो उन दोनों को भी ऑक्यूपाई कर लेता है और चूँकि मेच्योर और इमेच्योर आइसोफॉर्म मिलाकर दोनों रिसेप्टर्स का नंबर काफ़ी बढ़ जाता है, तो डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट का एक्शन एक तो प्रोलॉन्ग हो जाता है, काफ़ी इंटेंस हो जाता है और इन रिसेप्टर्स के ऑक्यूपाई होने की वजह से पोटेशियम का आउटफ्लक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब भी ऐसी कंडीशंस होती हैं तो एक तो हाइपर कैलीमिया
डेवलप हो जाता है, जो मॉर्बिड हो सकता है या कार्डियक स्टैंड स्टिल या फिब्रिलेशन में कन्वर्ट हो सकता है। अनदर कंडीशन, अगर इस कंडीशन से हम बचा ले जाते हैं तो प्रोलॉन्ग्ड एक्टिवेशन होने की वजह से इंटेंस पैरालिसिस और वेरी प्रोलॉन्ग एक्टिवेशन ऑफ मसल रिलैक्सेशन डेवलप होता है। इट मीन्स कि डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट का इस कंडीशन में जो रिस्पॉन्स आता है वो हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स होता है। जबकि एनडीएमआर, अगर इस कंडीशन में आप देखो तो एनडीएमआर, चूंकि एनडीएमआर कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म के बेसिस पे काम करता है, ज़्यादा रिसेप्टर का नंबर बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से उसको ज़्यादा रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई करना पड़ता है। इसलिए ये कंडीशन एनडीएमआर के लिए एक रेजिस्टेंट का काम करती है और उसका एक्शन स्लो हो जाता है, कम हो जाता है। दूसरी कंडीशन है मायस्थीनिया ग्रेविस। मायस्थीनिया ग्रेविस में रिसेप्टर्स का नंबर कम हो जाता है क्योंकि उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाते हैं। चूंकि रिसेप्टर्स कम हो जाते हैं, अगर यहाँ पर डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट एक्ट करेगा तो उसको कम रिसेप्टर्स मिलते हैं, तो उसका एक्शन स्लो हो जाता है या रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है उसके एक्शन को। जबकि एनडीएमआर के लिए कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म कम हो गया रिसेप्टर्स कम होने की वजह से, तो उसका एक्शन प्रोलॉन्ग हो जाता है या इंटेंसिफाई हो जाता है। दोनों की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में जो डिफरेंस है वही डिफरेंट कंडीशंस में उनके एक्शन में जो डिफरेंस होता है उसको दिखाता है। अब एक हम लास्ट रिव्यू ले लेते हैं, एक कंपैरिजन कर लेते हैं जिससे कि आपकी नॉलेज को अपग्रेडेशन मिल सके। डिपोलराइजिंग वर्सेस नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स की डेफिनेशन। Depolarizing neuromuscular blockers are non-competitive skeletal muscle relaxant that act as acetylcholine receptor agonist. Non-depolarizing neuromuscular blockers are competitive antagonists that compete with acetylcholine for receptor binding sites. Mechanism of action: these reach the neuromuscular junction, block receptors, and cause depolarization persistently. Non-depolarizing में इनको स्टेबलाइजर्स कहा जाता है। दीज compete with receptors to cause them not to depolarize and action potential is stopped. Competitive नॉन competitive में depolarizing नॉन competitive होते हैं, नॉन depolarizing competitive होते हैं। जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल depolarizing में होता है, नॉन depolarizing में नहीं होता है। Depolarizing blockers depolarize the muscle, non-depolarizing blockers do not depolarize the muscle. इफेक्ट्स कैसा होता है? फर्स्ट पैरालाइज लार्ज मसल्स, abdominal and limb, then short muscles, face, ear, nose, and respiratory muscles in the end. Non-depolarizing first paralyze short muscles followed by large ones and respiratory muscles in the end. Effects cannot be antagonized. Effect can be antagonized by reversible inhibitors. डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट के साथ एक और कंडीशन इसकी मैकेनिज्म के साथ ही जुड़ी हुई है जो आप लोग देखते हो क्लिनिकल कंडीशंस में, आप उसको फ्रिक्वेंटली एनकाउंटर करते हो। वो कंडीशन है फेसिकुलेशंस की। जैसे कि आपने इसमें देखा कि सक्सीनिल कोलिन
इनिशियली डिपोलराइज करती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस को। इनिशियल डिपोलराइजेशन की वजह से उसमें बिजेर मसल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जो एसिंक्रोनाइज्ड होते हैं, जिनको फेसिकुलेशंस कहा जाता है। कई बार एक सेट पैटर्न देखने को मिलता है फेसिकुलेशंस का, कि फेसिकुलेशंस लोअर साइड ऑफ बॉडी से अपर साइड ऑफ बॉडी की तरफ जाते हुए दिखते हैं। समटाइम्स लोअर लिम्स में, फिर ट्रंक पे और फिर फेस पर इनका प्रोग्रेशन होता है। कई बार ट्रंक और फेस पर दिखाई पड़ते हैं, लिम्स पे बाद में दिखाई पड़ते हैं। इनका ये जो सेट पैटर्न होता है, ये जरूरी नहीं कि लोअर से अपर ही हमेशा होता हो। फेसिकुलेशंस किन मसल्स में पहले होगा, उसके लिए 2-3 फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। 2-3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि फेसिकुलेशंस किन मसल्स में पहले होगा और किन मसल्स में बाद होगा। फर्स्ट फैक्टर फेसिकुलेशंस। फर्स्ट फैक्टर ब्लड सप्लाई of the muscle। जिस मसल की ब्लड सप्लाई फास्ट होगी उसमें फेसिकुलेशंस पहले आएंगे। सेकंड फैक्टर रिसेप्टर डिस्ट्रीब्यूशन। जिन मसल्स फाइबर्स में रिसेप्टर्स का नंबर ज़्यादा होता है, यानी रिसेप्टर मसल फाइबर रेशियो जिनमें ज़्यादा होता है, उनमें फेसिकुलेशंस पहले आएंगी। थर्ड टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स। दो तरह के मसल फाइबर्स होते हैं, टाइप 2 एंड टाइप 1। टाइप 2 मसल फाइबर्स को फास्ट ट्विच मसल फाइबर बोलते हैं और टाइप 1 को स्लो ट्विच मसल फाइबर बोलते हैं। टाइप 2 जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स होते हैं, इनमें फेसिकुलेशंस पहले आएंगे, टाइप 1 में बाद में आएंगे। इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि फेसिकुलेशन का पैटर्न क्या होगा। हर एक पेशेंट में ये फैक्टर्स चेंज होते रहते हैं, इसलिए फेसिकुलेशन का पैटर्न भी चेंज हो सकता है। Now this is all about the comparison between depolarizing and non-depolarizing neuromuscular blocking agents। आगे के चैप्टर्स में हम रिवर्सल, डिपोलराइजिंग और नॉन डिपोलराइजिंग मसल ब्लॉकिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे।